स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हम इस कार्यक्रम में बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जिन पर हमारी भी नजर होती है। तो सबसे पहले 5 तस्वीरें आप देख लीजिए जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव की, जो प्रदेश में पूरे 75 सप्ताह चलेगा। दूसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की, जहां माननीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाएगा। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां झोला छाप डॉक्टर मरीजों के लिए मुसीबत बन गए हैं। चौथी खबर में बताएंगे किस तरह इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कोरोना की। तो देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश भाजपा आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। पूरे राज्य में 75 सप्ताह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज ने राजधानी के शौर्य स्मारक से कर दी है। इस दौरान सीएम ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश से भी अंडमान निकोबार के लिए यात्रा कराई जाएगी। ये यात्रा तीर्थ दर्शन योजना की तरह होगी। इस यात्रा में स्टूडेंट्स को वहां की सेक्युलर जेल दिखाई जाएगी और वहां सजा भुगतने वाले वीरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सीएम चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग आजादी के बारे में कहते हैं कि चुनिंदा लोगों ने ही देश को आजादी दिलाई, लेकिन वो कई क्रांतिकारियों को भूल गए। हम ऐसे ही महापुरुषों को आज नमन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी क्रांतिकारियों के जन्म स्थान हैं, उनके स्थान को हम विकसित कर रहे हैं। आपको बता दें, अगले वर्ष देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस 75 हफ्ते पहले शुक्रवार से अमृत महोत्सव शुरू हो गया है। कार्यक्रम में 15 अगस्त 2022 तक देश के 75 स्थानों पर कई प्रकार के आयोजन होंगे। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 51 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में इस महोत्सव की शुरुआत की। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत शौर्य स्मारक से की है। इस दौरान सीएम शिवराज देशभक्ति गीत गाते हुए जमकर थिरके भी। ये देश है वीर जवानों का और बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मस्ती में बस्ती उनने अपनी खून की बूंदों से आजादी को सींचा था, तब हमारा देश आजाद हुआ था। आओ सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करें और ये संकल्प लें कि मां, जब तक हम तुम्हारे बेटा बेटी जिंदा है, खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश बटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। भारत का उद्घोष है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ चिन्हित बच्चों की अंडमान और निकोबार के भारत माता के शहीदों के तीर्थ स्थल की यात्रा करवाई जाएगी। कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और भारत मां के भारत भूमि को अपने खून से लाल किया था। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हुआ था। आज हम उन्हें प्रणाम करने निकले। 75 साल आजादी के हो गए। पूरे देश में अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। बीच में जरूर हुआ, थोड़ा भेदभाव हो गया था। पढ़ाया गया कि आजादी केवल कुछ लोगों ने दिलाई। महात्मा गांधी विश्व बंद है, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, लेकिन गलत इतिहास पढ़ाया गया था। कई क्रांतिकारियों के बारे में बताया ही नहीं गया। हम फिर यह कहने निकले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आपको बता दें, जो बीजेपी है वो अपने तरीके से
इस महोत्सव को मनाने की तैयारी में है और जाहिर है मनाना भी चाहिए। अब और जब बात राजनीति की हो तो इस पर सवाल जवाब भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं और हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, आगे जवाब लेंगे। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश शर्मा जी, पहली टिप्पणी, आजादी का अमृत महोत्सव कांग्रेस इसे कैसे देखती है? आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है तो बिल्कुल मनाइए, अच्छी बात है। पर जो देश की आजादी के लिए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो आज करना चाहिए, जिसके लिए हमने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने या देश के लिए अपनी तरह से पूरी पिछले 70 वर्ष से समर्पण भाव से काम किया है, व्यवस्था को बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। आज केवल और केवल दिखावे के लिए महात्मा गांधी की बात नहीं करें, महात्मा गांधी की राह पर भी चलें, महात्मा गांधी के द्वारा दिखाया मार्ग को भी प्रस्तुत करें तो ज्यादा होता। चलिए, हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। हितेश जी, दुर्गेश जी को आपने सुन ही लिया होगा, उनका कहना है कि केवल दिखावा ना हो, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर, उनके कहे पर भी चलना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं सुना, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे, क्या चाह रही है? आजादी का अमृत महोत्सव, सवाल मेरा उसी पर। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। उन्होंने कहा कि भले ही आप 75 सप्ताह मनाइए, 75 साल मनाइए, लेकिन गांधी जी ने जो कहा, उनके जो विचार थे, उनके जो आदर्श थे, उसकी राह पर भी तो चलिए। हाँ, तो अच्छा कहा उन्होंने जो कहा विपक्ष के रूप में। जी बहुत शॉर्ट टिप्पणी दी आपने। खैर, मैं आगे आपसे यही पूछना चाहूंगी अब, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी करना और दिखाना दोनों अलग करती है, यानी करती कुछ और है और दिखाती कुछ और है। कुल मिलाकर दुर्गेश शर्मा जी भी इसी तरफ एंगल लेकर जा रहे थे कि आप बताते कुछ और है, करते कुछ और है। ये तो क्या हो रहा है ऐसा आप बताइए ना, जिसके आधार पे आपने प्रश्न पूछा है। ऐसा आपको कहाँ प्रतीत हो रहा है, क्या हो रहा है जब आपको ऐसा कुछ लग रहा है? दुर्गेश शर्मा जी, ये सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं कर रही बीजेपी, कुछ ऐसा अलग नहीं कर रही। गांधी जी के विचारों पर ही चलकर ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं मना नहीं कर रहा कि गांधी जी के विचारों को के ऊपर अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि विचारों को आत्मसात भी करना पड़ेगा। यदि महात्मा गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी ने जिस तरीके से देश की आजादी के लिए एक समर्पण किया, जिस तरीके से असहयोग आंदोलन चलाया, जिस तरीके से अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त किया, पर दुखदाई है कि देश में आज उस सब मार्गों पे चलने की बात नहीं हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम नहीं हो रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूर्णतः खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर। दुर्गेश शर्मा जी, शिवराज जी की भी टिप्पणी हमने सुनी, वो मन से कहते हुए नजर आए कि कुछ गलत पाठ भी आपने पढ़ाए हैं, कुछ लोगों को तो आपने भुला ही दिया, कुछ चुनिंदा शहीद जो हुए उनको ही सिर्फ याद किया आपने, वो भी आपके अपने वाले थे। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले सभी तो भारतीय थे, सभी देशवासी थे, सभी देश के अंदर जिन्होंने भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करवाया, वो कहीं न कहीं कांग्रेस उस दल से जुड़े हुए थे जिस दल का नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू करा करते थे। उस दल के साथ में थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, उस दल का नेतृत्व किया उन्होंने, अपने सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने नेतृत्व किया। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे इन आइकॉन्स के सहारे अपना वजूद ढूंढ रही है। इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, तो हर जगह आज चुनाव में आप चले जाइए, साउथ के अंदर देखिए तो के कामराज जी का फोटो लगा रहे हैं। के कामराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करी, वो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे राजनीति बहुत करी, मौका आया तो उनका नाम मिटाकर अपना नाम लिखने में भी गुरेज नहीं करी इन्होंने। तो ये इस तरह की सोच। चलिए, मैं आपके बातों का जवाब ले लेती हूँ। हितेश वाजपेयी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना, आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। दुर्गेश जी इतने आरोप लगा रहे हैं सर, उस पर बीजेपी की कोई टिप्पणी नहीं है, आप न्यूट्रल लेते हैं इन चीजों को। नहीं, मैं क्या करूं भाई, वो तो उनका काम है लगाना, आरोप लगाते रहे। तो सत्ता पक्ष को या बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कुछ भी बोलते रहे, खासतौर पर जब विपक्ष में बैठी हुई पार्टी। और फिर हितेश वाजपेयी जी, आप जब पार्टी का पक्ष ही नहीं रख पा रहे हैं तो फिर क्या बात कीजिएगा? तो फिर मत लगाइएगा फोन मुझे अगली बार से, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार। जैसे आपकी इच्छा सर।
फिलहाल कुछ भी कहना नहीं चाहती है बीजेपी। उनका कहना है कि भाई दुर्गेश जी आप बोलते रहिए, उनका आपका काम है बोलना। अगर इतना न्यूट्रल लेने लगेंगे आरोपों को जो सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं तो भला कैसे चलेगा? मतलब आप लोग तो बोल कर ही रह जाएंगे, फिर कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। बोलने पर उनके पास जवाब होगा तो जवाब देंगे ना। कह दीजिए आप तो उन्हें जो कहना है वो बिल्कुल संत साधु महात्माओं की तरह झेल लेंगे कि आप तो कह दीजिए हम चुप हो जाएंगे। जी जी, मैं सुन रहा था उनकी बात को। हाँ। कि हमें कोई जवाब नहीं देना, बिल्कुल ना दें, क्योंकि जवाब होगा तो जवाब देंगे ना। आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या जिसने करी उनको ये पूछते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते रहे अभी तक, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की मूर्ति की बात करते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उन्होंने काफी संज्ञान लिया बातों को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी के नेतृत्व थे जिन्होंने देश को आज इस अखंडता के संग में खड़ा किया, उनको भी खंडित करने में पीछे नहीं हटे। उनका नाम हटा के अपना नाम लिख लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये 75 सप्ताह मनाने के पीछे आप क्या मंशा देखते हैं? ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं? क्या वाकई 75 सप्ताह मना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो शहादत हुई है उनकी जगहों को विकसित करना, इसके पीछे आप क्या देखते हैं बीजेपी की मंशा? भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद बनाने के लिए हिंदुस्तान के आइकॉन्स का सहारा लेना चाहती, उन्हीं आइकॉन्स का सहारा लेना चाहती है। उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज की शहादत को वो आज याद करती है जिनके खिलाफ ये अंग्रेजों के लिए मुखबरी कर। अब इन चीज से जनता का ध्यान हटाना है, लोगों को ये बताना है कि नहीं साहब हम सबसे बड़े देशभक्त। अरे भाई आप देशभक्त होते तब से लेके आज तक। आज जैसे इन्हीं के खुद के जो नेता हैं माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, वो कह रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मान रहे, देश को पूरी तरह से आपने संविधान के विरुद्ध चलाना शुरू कर दिया है। आप यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनको भी आपको लगता है कि नहीं, लेकिन भले ही आप कहते हैं कि आपका अपना कोई नहीं है, आप उन लोगों की तस्वीरें लगाते हैं जो कभी आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो कम से कम उन्हें याद रख रहे हैं। ये भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी तो एक सोच विचार करने की चीज है कि वो भूले नहीं उनका बलिदान, वो भूले नहीं उन बातों को जिसके लिए आप उन्हें बोल रहे हैं कि आपका कोई नहीं, ये तो हमारे लोग हैं। छोटी सी टिप्पणी सर। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मत मानिए, सबको मानिए, सबका सम्मान करिए, पर जो उनके दिखाए मार्ग हैं उन पर चलने का तो प्रयास करिए। चलिए उन्हें आत्मसात करिए जो उनके विचार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गांधी जी के विचारों पर न केवल चलना, उनके बातों को, उनके दिखाए हुए मार्ग को आत्मसात करना, ये कहना है कांग्रेस का। क्योंकि कांग्रेस इस पूरे जो आयोजन जो हो रहे हैं, जो 75 सप्ताह तक मनाए जाएंगे, इसे लेकर ये कह रही है कि बहुत अच्छी बात है आप जो कर रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं, कम से कम वो आप खुद भी बन जाइए। यानी गांधी जी के विचारों को लेकर या जो जिस शहादत की आप बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को, गांधी जी के आदर्शों को या उनके विचारों को आप आत्मसात भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों को सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाएगा। सदन के अंदर बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन कई बार विधायक आवेश में शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं। असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से कहीं ना कहीं हटाना पड़ता है, एक्सपंज करना पड़ता है। अब विधानसभा सचिवालय अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी में है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ऐसे शब्दों की सूची बनाने जा रहा है जो सदन में नहीं बोल सकते। देश की संसद में जिन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, उसी तरह मध्य प्रदेश विधानसभा में भी असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और विधायकों को बताया जाएगा कि सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय कौन से शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम का कहना है, हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं समेत प्रदेश की स्थानीय बोलचाल की भाषा में जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें असंसदीय मानकर सदन की कार्यवाही में इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
इसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी जानकारी जुटाकर विधायकों को सूची मुहैया कराएगा। जल्द ही विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा जिसमें सदन की सीनियर नेता उन्हें संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे। पप्पू, मंदबुद्धि, झूठा जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी विधानसभा के अंदर नहीं हो सकेगा। तो चलिए, एक बहुत अच्छी पहल जो मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रही है कि गलत शब्द, ऐसे शब्द जो अमर्यादित हैं, उन्हें हमारे माननीय विधानसभा में नहीं बोलेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी हो रही है। डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं। विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग होगा जो कि एक अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। तो वैभव, अब कुछ भी मत बोलिए क्योंकि अब रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा और जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार हटेगा, फिर खुद ही को सबक मिल जाएगा। एक अच्छी पहल की गई है। ये बेहद सार्थक पहल है और बेहद जरूरी भी है क्योंकि विधानसभा की जब कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को देखने के लिए स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं, पत्रकार भी होते हैं और अन्य विशिष्ट जन भी इस कार्रवाई को देखने के लिए पहुंचते हैं। उस दौरान जब हमारे विधानसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कहते हैं, पप्पू कहते हैं, मंदबुद्धि कहते हैं और तमाम तरह के अन्य शब्द होते हैं जिनको अमर्यादित कहा जाता है, जब उनका उल्लेख किया जाता है तो कई बार विधानसभा जो अध्यक्ष है उन्हें विलोपित करा देते हैं, लेकिन कई बार गलती से कोई चीज छूट भी जाती है तो विधानसभा के रिकॉर्ड में आ जाती है। तो अब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, अनुशासनात्मक समिति बनाई गई है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा, वो इन डॉक्यूमेंट को तैयार करेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका अध्ययन करेगी कि जो जो शब्द अमर्यादित हैं उनको विधानसभा की कार्रवाई से अगर वो कभी माननीय सदस्य बोल भी देते हैं, हालांकि उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद भी गलती से कोई शब्द बोला जाता है तो उसको विलोपित कर दिया जाता है। बेहद सार्थक पहल है क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई को लाइव कराए जाने की भी तैयारियां मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जा रही हैं। ऐसे में जब विधानसभा लाइव होगी, सभी चैनलों पर सजीव प्रसारण किया जाएगा, ऐसे में अगर हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो अमर्यादित है, तो वो संदेश ठीक नहीं जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा एक सार्थक पहल की शुरुआत की जा रही। जल्द ही विधायकों का प्रशिक्षण भी किया जाएगा जहां पर सीनियर मोस्ट जो विधायक होते हैं वो नए विधायकों को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह की संसदीय भाषा का, किस तरह की भाषा का उपयोग कार्रवाई के दौरान जब करते तो आपको उपयोग करना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक उदासीनता के कारण झोला छाप डॉक्टरों की बढ़ती संख्या ग्रामीणों की मौत का कारण बनती जा रही है। ग्रामीण इलाकों में मरीज झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसा ही मामला सूरजपुर से सामने आया, जहां एक ग्रामीण महिला गलत इलाज के कारण गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ओड़गी ब्लॉक के धरसेड़ी गाँव की रहने वाली धर्मन्या अक्टूबर 2020 में आग से जल गई थी। तभी से गांव का ही एक झोला छाप डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। इलाज के नाम पर 10,000 रुपए ठगने के बाद 2 सप्ताह तक इलाज किया, फिर और पैसों की मांग की। पैसा नहीं देने पर इलाज बंद कर दिया। देखते ही देखते मरीज के जख्म गंभीर बीमारी के रूप में बदलने लगे। इसके बाद पीड़िता सरकारी अस्पताल ओड़गी पहुंची तो उसकी बीमारी को गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ ओड़गी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ओड़गी के बीएमओ को जांच के निर्देश दिए और झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और यहाँ घाव होगी से फिर वो झोला साहब डॉक्टर बोला ना कि मैं इलाज कर लूँ, फिर वो बोलिस कि पैसा दे मोके तेकर ओहर पैसा माँ ले लिस तेका 1 हफ्ता सूजी लगाई तेका बोलिस कि आओ पैसा दी हो तब इलाज करहूँ। फिर ओड़गी आन तो ओड़गी का मन कहिन कि सूरजपुर वो चीज़ कर दही केम सर। तो यहाँ इलाज चला था क्या? हाँ, शिकायत कहीं किए हैं क्या? ओड़गी थाना में। क्या किए हैं? रिपोर्ट। अभी कैंसर नहीं है, मतलब जब फाइनल डायग्नोसिस बनेगा तभी अपन उसको बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो कैंसर है कि नहीं है। अभी मतलब वो डीप अल्सर है। सर इसको जांच के किस तरह से? इसको मेरे द्वारा अब ओड़गी बीएमओ को इस संबंध में कार्रवाई के लिए बोल दिया गया है और उसके द्वारा ये भी बताया गया कि जो झोला छाप डॉक्टर है उसके खिलाफ में वहाँ पे FIR भी करा दिया गया है।
तो झोला छाप डॉक्टरों की हो रही बरमार, और ये बड़ी ही ईमानदारी से इलाज भी करते हैं, पैसा भी लेते हैं और खत्म हो जाने पर दोबारा पैसा मांगते हैं। इनके हौसले देखिए। नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, ये झोला छाप डॉक्टर कितने समय से यहाँ काम कर रहे थे और अब तक किसी की नजरों में क्यों नहीं आए? बीएमओ क्या कर रहे हैं? किस तरह के और कितने झोला छाप डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं, ताकि ये इलाज करते रहे और दूसरे और बीमार होते रहे? सूरजपुर जिले में सैकड़ों ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं जो दूरस्थ ग्रामों में अपने पांव पसार के रखे हैं और वो अपने चंगुल से गरीब लोगों को निकलने नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार भी जो ये घटना घटी है, ये सूरजपुर जिले के दूरस्थ ब्लॉक ओरगी की घटना है। ओरगी ब्लॉक में धरखेड़ी गांव है, वहां की रहने वाली जो महिला है वो अक्टूबर माह में जल गई थी और वो उपचार कराने जब जिला चिकित्सालय जाने के लिए निकली थी तो उसको वहां के ही उसी गाँव के झोला छाप डॉक्टर ने रोक लिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कम पैसे में कर दूंगा। उससे 10,000 रुपए लेकर उसका इलाज किया और एक हफ्ता बाद उससे और पैसा मांगा। जब पैसे की मांग पूरी नहीं हुई तो उसका उपचार करना उसने बंद कर दिया। और वो गरीब महिला जब सरकारी अस्पताल पहुंची तब तक लेट हो चुकी थी और उसके ब्रेस्ट में कैंसर होने की संभावना प्रथम दृष्टया व्यक्त की जा रही है और जांच अभी उसका जिला चिकित्सालय में चल रहा है और उसके कैंसर की जांच करवाने की कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी के लिए। तो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के चंगुल में आप पड़ जाएं तो आप ठीक नहीं होंगे, उल्टा आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये खबर उस चीज का कहीं ना कहीं उदाहरण है। इस महिला ने विश्वास किया उस झोला छाप डॉक्टर पर, उसका ट्रीटमेंट लिया और देखिए किस तरह से और भी ज्यादा उसके साथ तकलीफ बढ़ गई, कैंसर जैसी स्थिति में पहुंच गई है, जबकि महिला थोड़ी बहुत जली थी। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चले हैं और पुलिस लाचार बनी हुई है। ताजा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां देर रात ओमेक्स हिल्स कॉलोनी में 5 से 6 नकाबपोश बदमाशों ने एक इंजीनियर के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान परिवार के 3 सदस्यों को लोहे की रॉड और पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया गया। इस घटना में इंजीनियर गौरव, उनकी पत्नी और उनका साला घायल हो गए। पत्नी और साले की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी इस घटना के बाद घर में रखे सोने चांदी के आभूषण नकदी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में लगभग 12 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, उसके बावजूद एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। कॉलोनी में लगे कैमरे भी अधिकतर बंद हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात डकैतों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये ओमेक्स हिल्स कॉलोनी में रात में 1:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है जिसमें एक परिवार उसमें एक इंडिपेंडेंट घर में निवास करता है। घटना में मुख्य रूप से 2 मोबाइल फ़ोन और 3,000 रुपये और एक सोने की बच्ची की अंगूठी है छोटी सी, वो गई हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही रात में ही जैसे ही ये घटना हुई और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की तमाम पार्टीज़ वहाँ पहुँची। लगातार हमारी 4 टीमें इसमें लग गई हैं जो कि घटना को क्रैक कर रही हैं। हम लोगों को आरोपियों का ट्रैक तैयार करने में एक सफलता मिली है जिसके आधार पर कुछ संदेहियों के भी जानकारी हाथ लगी है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस घटना को खुलासा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में देखिए किस तरह से वारदातें हो रही हैं, किस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी ऐसी जगहों पर जहां पहले से जो पुलिस हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें तैनात किया जाता है। और सवाल ये कि इंदौर जहां पर लगातार जो अतिक्रमणकारी हैं या माफिया हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की क्राइम्स जो हैं वो पस्त नहीं पड़ रहे हैं। फिर बात देखिए चोरी की हो, वो भी ऐसी कॉलोनी में जहां पहले ही सिक्योरिटी के पर्याप्त इंतजाम थे, सिक्योरिटी कैमरास बंद थे। पुलिस इस मामले में अब आगे किस तरह से कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि बंधक बनाया इंजीनियर के परिवार को, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया है, काफी मारपीट भी की है परिवार के लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दोबारा फिर कोरोना का तांडव शुरू हो गया है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों ने पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा समय में रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 530 नए मामले सामने आ चुके हैं। 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 347 मरीज ठीक भी हुए हैं। नए मामलों में 77% यानी 410 मामले सिर्फ 11 जिले से। इनमें सबसे ज्यादा 196 मामले इंदौर से आए हैं। भोपाल के लिए राहत की बात यह कि 58 मामले नए आए हैं। एक दिन पहले 92 मामले आए थे, ऐसे में 34 केस कम दर्ज किए गए। अभी प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 4094 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन, रतलाम, सागर, उज्जैन में 10 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं।
अब तक प्रदेश में 2,66,573 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,58,998 ठीक हुए हैं। कोरोना के कारण अब तक 3,881 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद प्रशासन के उदासीन रवैये के साथ ही जनता भी बेपरवाह हो गई है। बाजारों में कई जगह न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। कारण यही कि प्रदेश में फिर कोरोना पैर पसार रहा है। और कोरोना के बढ़ते आंकड़े चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि किस तरह से कोरोना जब किसी की बॉडी को अफेक्ट करता है, बॉडी में प्रवेश करता है, तो उसकी हालत कितनी नाजुक बन जाती है, ये हमने देखा है। रत्नाकर सर हमारे न्यूज़ हेड है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रत्नाकर सर, आप देखते हैं किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। शायद वो जागरूकता अभियान खत्म हो चुके हैं या लोगों को सख्ती से पालन कराने वाली बात वो अब नहीं दिखाई देती। लॉकडाउन में हमने देखा था कि आप बाहर फिजूल नहीं निकल सकते, इमरजेंसी बताते हुए ही आप निकल सकते थे, लेकिन अब सब कुछ खुला है तो आंकड़े भी खुले तौर पर बढ़ रहे हैं। जी, निश्चित रूप से बहुत गंभीर स्थिति है और ऐसा इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोगों ने पूरी तरीके से लापरवाह रवैया अपना लिया है। 24 घंटे में आप देखिए देश में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ गए हैं। 24 घंटे के दौरान 8,011 की रफ्तार से एक्टिव केसेस बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों से जो कोरोना के चलते देश में मौतों का फिगर था वो 100 से कम आ रहा था, लेकिन बीते 24 घंटे के यदि हम देखते हैं तो 117 लोग इस बीमारी के चलते मारे गए हैं। मध्य प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। इंदौर और भोपाल की जो स्थिति है, और जैसा कि भी पारुल आपने भी कहा कि लोगों ने उस तरीके से एहतियात बरतनी बंद कर दी है, प्रशासन भी जागरूकता अभियान वगैरह चलाने के बाद में अपने सारे कर्तव्य की पिछली मान चुका। और इस सबके बीच में एक जो फैसला ले लिया गया कि 1 तारीख से सारे स्कूल खोल दिए जाएंगे, 1 से 8वीं तक के, तो यहाँ सिचुएशन आप जो कंट्रोल करते नहीं बन रही है और उधर आप पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम स्कूल खोल रहे हैं, राज्य में हमारी स्थिति सामान्य, जबकि आंकड़े चीज इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जा रही, गंभीर होती चली जा रही है। और आज जो मौसम का जो रुख बदला है, मध्य प्रदेश में कई हिस्सों पर जो बारिश हुई है, निश्चित रूप से टेम्परेचर का वेरिएशन भी कोरोना के बढ़ाने में काफी घातक सिद्ध हो सकता है, काफी आगे ले जा सकता है ऐसे मामलों को। तब बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उससे उन्हें लगातार फाइट करनी, नहीं तो सिचुएशन एक बार फिर हाथ से निकल सकती है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर सर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर सिचुएशन हाथ से निकल सकती है, लेकिन यानी कि एक बार फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं अगर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया तो। देखिए, हम देख रहे हैं बाजारों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, सब्जी मंडियों में कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई प्रिकॉशंस नहीं, मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। तो भला आंकड़े ना बढ़े तो क्या हो, लेकिन आंकड़े बढ़ेंगे, हम फिर लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, फिर हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी, नौकरियां गई। हमने देखा लॉकडाउन में किस तरह से लोगों के बिजनेस ठप हो गए। एक बार फिर वही स्थिति आ सकती है, क्योंकि जान पहले है और जान बचानी है, तो हमें एक बार फिर लॉकडाउन तरफ जाना पड़ सकता है अगर यही हालात रहे तो इसलिए आप खुद भी ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, इन 3 मंत्रों को अपना मूल मंत्र बना लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।